जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सिद्धि विनायक संगरिया यूट्यूब चैनल के ऊपर हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है 5वां, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर के अंदर पिछली वीडियो क्लास के अंदर हमने अल बरूनी के बारे में जाना। भी 11वीं सदी के अंदर जब अल बरूनी भारत के अंदर आया तो उसने भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में अपनी किताबुल हिंद में क्या क्या बताया गया उसको हमने अच्छे से जान लिया। इसी कड़ी के अंदर आज हम 14वीं सदी के अंदर भारत में आए दूसरे प्रमुख यात्री को जानेंगे। उसने अपनी किताब के अंदर क्या क्या चीजें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में हमें बताई है उसको जानेंगे। अगर आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की बात करूं तो आज हम उस किताब का दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट और 7वां पॉइंट, 3 जो पॉइंट है, टॉपिक है, उनको आज अच्छे से इस वीडियो क्लास के अंदर कंप्लीट है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इब्न बतूता से। लीजिए, आपके सामने ये स्केच है इब्न बतूता का, जो कब आया भारत के अंदर, 14वीं सदी के अंदर भारत आया था। अब थोड़ा सा पहले इब्न बतूता के बारे में कुछ जानकारियां हैं वो प्राप्त कर लें, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता का जन्म हुआ मोरक्को देश के तेंजियर शहर के अंदर। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीकी देश है। तो अफ्रीका के मोरक्को देश के अंदर तेंजियर शहर में इसका जन्म हुआ। जिस परिवार में इसका जन्म हुआ वो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और पूरे इलाके में उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की जो चर्चाएं हैं वो अक्सर रहती थी, क्योंकि इस्लाम का पूरा जानकार इनका परिवार था। तो ऐसे परिवार में इसका जन्म हुआ और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रिहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई है। तो इसी किताब के सहारे ही हम आज की सारी बातें हैं वो अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूं, हालांकि धार्मिक प्रवृत्ति के एक परिवार में इसका जन्म हुआ, लेकिन ये थोड़ा सबसे हटके था। इसकी जो रुचि थी वो थी यात्राएं करने में। तो पहला प्यारा सा प्रश्न यही बन जाता है भी इब्न बतूता को यात्रा करने का शौक था क्यों? क्योंकि इसको नए देश और लोगों के बारे में ये ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था, और वो भी किताबों के माध्यम से नहीं। ये कह रहा था भी पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की बजाय मैं तो खुद जाऊंगा फील्ड में, यानी यात्राएं करूंगा और अपनी यात्राओं से जो प्राप्त अनुभव है उसके आधार पर ही मैं सब चीजों को अच्छे से समझूंगा। तो यात्रा करने का इब्न बतूता का बहुत ही बड़ा शौक था और कहा जाता है इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। हठीला यानी जिद्दी, जिद थी इसकी भी मुझे किताबी ज्ञान से परे जाकर काम करना है। और कहते हैं ना, किसी काम के लिए जब कोई जिद हो जाती है तो कोई व्यक्ति है वो थकता नहीं है। तो इसलिए ये अपनी यात्राओं से न तो थकता था और न ही कभी घबराता था। और इसी कारण से जब इसने यात्रा करना प्रारंभ किया तब से लेकर लास्ट तक इसने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कई जो जगह है वहां, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्राएं हैं वो कर ली थी। तो कई बार बोर्ड में ऐसा प्रश्न आ सकता है भी इब्न बतूता है एक हठीला यात्री था, क्यों था? तो ये बातें हम उसके अंदर लिख सकते हैं। तो इब्न बतूता की इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अब ये यात्रा करना प्रारंभ कर रहा है। अभी तक तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जान ली। अब इसने प्लान कर लिया, भैया अब तो मुझे घर छोड़ना है। और इसने अपनी किताब रिहला के अंदर लिखा भी है अपनी उस घर से निकलने की बात को, कि घोंसले से निकलता पक्षी, जैसे एक पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, कि उसी प्रकार से मैंने भी अपना घर छोड़ने का प्लान है वो कर लिया। जब इसने घर छोड़ने का प्लान किया तो ध्यान रखिए उस टाइम इसकी उम्र थी 22 साल। 22 साल की उम्र में इसने यात्रा करना प्रारंभ कर दिया था और ये पूरी दुनिया के अंदर जिनकी जगह की हमने अभी बात की 30 सालों तक घूमता रहा। और 30 साल यात्राएं करने के बाद ये घर वापिस आता है 1354 के अंदर। तो 30 वर्ष की घुमाई की और वापिस 1354 के अंदर वापिस मोरक्को यानी अपने घर
है वो आ जाता है। तो अब चलिए, यात्राएं करने का इसने 22 साल की उम्र में प्लान है वो कर लिया। तो हम तो अपने देश भारत के हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज यहां जान लीजिएगा, भारत में आने से पहले भी इसने कई जगह की यात्राएं की। तो सबसे पहले उसी को जान लेते हैं कि 1332-33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले ये कहां गया? सबसे पहले मक्का गया। तो इसने मक्का की यात्रा है वो की। मक्का कहां है? सऊदी अरब के अंदर। फिर ये सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, यमन और ओमान गया, और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय जो शहर थे, जो बंदरगाह थे, उन सब की यात्राएं की। इन सबको मैं आपको मानचित्र के ऊपर भी बताना चाहूंगा, तो आप इसको देख लीजिए। ये वो जगह है अफ्रीका महाद्वीप की, मोरक्को। मोरक्को देश जहां का संबंध इब्न बतूता से है। यहां से सबसे पहले ये कहां आया? ये मक्का आया। मक्का से इसने फिर यमन है, ओमान है, और ये पूर्वी अफ्रीका के कई जगह की इसने यात्राएं की। फिर वापिस ये इराक, ईरान होता हुआ मध्य एशिया से ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इसने एंट्री की थी। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सबसे पहले ये सिंध पहुंचा था। सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और सिंध से फिर ये दिल्ली आया था। तो समझ रहे हो किस प्रकार से ये भारत आने से पहले कई जगह का भ्रमण है वो ये कर चुका था। चलिए वापिस चलते हैं वहीं। तो 1332-33 में जब यात्राएं स्टार्ट की तो भारत आने से पहले ये कई जगह घूम चुका था। और मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1333 ईस्वी में ये स्थल मार्ग से, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है भी, किस मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से आया था। कहां पर? सिंध प्रांत में आया था। और सिंध से फिर ये कहां गया था? दिल्ली गया था। क्योंकि उस टाइम भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर दिल्ली का जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इब्न बतूता जब भारतीय उपमहाद्वीप में आया, दिल्ली आया, तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो जब ये इब्न बतूता इसके दरबार में पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है, तो खूब इसकी आवभगत होती है, क्योंकि तुगलक को भी पता चल गया था भी ये बहुत ही बड़ा विद्वान आदमी है और ये विद्वानों की कदर करता था। और इसकी बुद्धिमत्ता से ये इतना प्रभावित हुआ भी इसने कई जिम्मेदारियां हैं वो इसके ऊपर डाल दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी इसे दिल्ली का काजी, जिसे हम कहते हैं आज न्यायाधीश यानी जज, नियुक्त कर दिया। कह यार तू तो बड़ा विद्वान है, लोगों की समस्याएं हैं वो सॉल्व कर। तो काफी लंबे टाइम तक ये दिल्ली का काजी यानी जज है वो वहां पर रहा। ये जिम्मेदारी किसने दी? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर काफी समय बाद क्या हुआ, किसी बात को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इसकी खटपट हो गई। तो भैया वो तो सुल्तान था, राजा था, इसने पकड़कर इसको जेल में डाल दिया। फिर वो जो मनमुटाव और जो इनकी गलत फहमियां थी वो दूर हो गई, तो वापिस इसको दिल्ली का काजी है वो बना दिया जाता है और एक नई जिम्मेदारी भी दे दी जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इसे क्या नई जिम्मेदारी मिलती है? 1342 में मिलती है। पहले तो ये ध्यान रखिए, नई जिम्मेदारी। और इसे कहा गया भी आपको अब चीन जाना है। चीन के अंदर मंगोल शासक का राज था। तो 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली का शासक था, इसने इब्न बतूता को अपना राजदूत, एम्बेसडर बनाकर है वो चीन भेजा। कह दिया भैया अब तेरे को कहां जाना है? कह चीन जाना है। कह ठीक है साहब, अब हम चीन चले जाएंगे। चलिए फिर ये आगे का सफर क्या करता है उसके ऊपर बात कर ले। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको कहूंगा यहां पर जो नोट्स फॉर्म में ये जो चीजें समझा रहा हूं इनको आप नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट है वो भी आप ले लीजिएगा। चलिए अब चीन की बारी आ गई, लेकिन आप याद कीजिए हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, इब्न बतूता को यात्रा करने का शौक था। इसने कहा यार सीधा चीन जाकर तू क्या करेगा, तो ये चल पड़ा भाई। ये सिंध से दिल्ली आ गया और यहां काजी के रूप में रहा। और आगे चाइना का जब आदेश मिला
तो ये मध्य भारत से होते हुए ये आ गया मालाबार तट के ऊपर। मालाबार तट कौन सी जगह भारत के अंदर? गोवा से लेकर तमिलनाडु के अंतिम छोर तक, कन्याकुमारी तक का जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वो उसे मालाबार तट कहा जाता है। तो ये मालाबार तट आ गया। मालाबार तट से ये नीचे चला गया फिर मालदीव, और मालदीव के अंदर भी ये 18 महीनों तक वहां पर जज के रूप में यानी काजी के रूप में इसने वहां काम किया। फिर इसने सोचा कि ठीक है यार, ज्यादा नहीं रुकूंगा, क्योंकि इसे तो यात्रा करने का शौक था और नई नई चीजें सीखने का, लोगों से मिलने का शौक था। तो मालदीव से चला गया ये श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर वापिस मालदीव आ गया और वापिस मालाबार तट पर आ गया। देखिएगा, इसके चक्कर को समझिएगा। और मालाबार तट से ये वापिस आ गया पश्चिम बंगाल और आसाम चला गया। जाना कहां था? चाइना का कहा था, लेकिन ये तो घुमाई करता हुआ घूम रहा है। तो बंगाल हो गया और बंगाल से आसाम, और आसाम से चल पड़ा कि ठीक है यार, अब जो आदेश मिला है ना उसकी पालना कर लेता हूं, भी चीन चलना है। तो ये यहां से चल पड़ता है जल मार्ग से, और ये सुमात्रा होते हुए ये पहुंच जाता है ग्वांगझू। जो आज ग्वांगझू शहर है, उस टाइम इस बंदरगाह का नाम था जायतून। ये जायतून पहुंच जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा भी चाइना के किस बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचता है? जायतून, और आज इसका नाम ग्वांगझू है। और बाद में ये ग्वांगझू से बीजिंग तक चला जाता है। अब बीजिंग पहुंचने के बाद में इसका मूड बदल जाता है, भैया अब तो वापिस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सीधा चाइना आया नहीं। तो क्या वो पूछेगा भी यार तू कहाँ इतना टाइम कैसे लगा दिया? थोड़े टाइम ही ये यहाँ रुका और वापिस कहाँ आ गया? मोरक्को। और कब आया था? 1354 के अंदर वापिस आ गया। और वापिस आने का प्लान है वो कब किया उसको भी जान लेते हैं भी। इसने वापिस आने का जो प्लान है वो कब किया? 1347 में इसने सोच लिया था अब वापिस चलना है। और वापिस कब पहुंच गया अपने देश मोरक्को? 1354 के अंदर पहुंच गया। और इसने जो अपना यात्रा का जो वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत हम रिहला की बात है वो बार बार कर रहे हैं, क्योंकि वही इसका प्रमुख यात्रा वृतांत है जिससे हमें ये सारी जानकारियां हैं वो मिलती है। तो इसके यात्रा वृतांत, इसके वर्णन की तुलना है वो मार्को पोलो के यात्रा वृतांत से की जाती है। पहली क्लास में आपको बताया था भी मार्को पोलो कौन था? इटली, वेनिस शहर का, इटली के वेनिस शहर का एक यात्री था। यह भी भारत आया था। इसे मध्यकालीन जो टाइम पीरियड है उसका राजकुमार कहा जाता है। और इसने भी चीन की और भारतीय उपमहाद्वीप की यात्राएं हैं वो की थी। ये दक्षिणी भारत के अंदर भी आया था। तो उसने जो चीजें देखी थी उन्हीं के हिसाब किताब से मिलती जुलती चीजें हैं वो इसके अंदर मिलती है। तो इसलिए चीन के विषय में उसके यात्रा वृतांत की तुलना है वो मार्को पोलो के यात्रा वृतांत से की जाती है, चाइना को लेकर जो उसने लिखा था उन चीजों को लेकर। तो लीजिए भी 1354 आ गया और मोरक्को वापिस है वो इब्न बतूता पहुंच जाता है। तो ये अपनी बातें वहां के शासकों को बताता है, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध परिवार है, छोटा मोटा परिवार थोड़ी था। तो राजा को भी पता चला भी साहब लोग 30 साल घूम घाम के अपने देश वापिस आए हैं, तो जरूर बहुत सारा ज्ञान है वो लेकर आए होंगे। तो स्थानीय राजा ने इब्न बतूता के यात्रा अनुभवों को लिखने के लिए एक आदमी की नियुक्ति कर दी जिसका नाम है इब्न जोजाई। ध्यान रखिएगा, इब्न जोजाई को नियुक्त कर दिया कि भैया इससे पूछ पूछ के सारी बातें हैं तू लिख दे, ताकि हमें पता चले भी भारतीय उपमहाद्वीप में चाइना के अंदर ये किस प्रकार का सिस्टम है वो वहां इसने देखा। तो इसने अपनी जो भी चीजें देखी अपने यात्रा के दौरान उन सभी चीजों को बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज के अंदर है वो लिखवाया था। तो ये बातें क्लियर हो गई। हम इसको 30 साल के सफर को इतने टाइम में क्लियर है वो कर दिया। अब देखिए हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। उस टाइम यात्रा करना इतना आसान काम नहीं था जितना आसान काम आज है। तो यात्राएं करने में उस इब्न बतूता को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना है वो करना पड़ता था। तो अब हम उनको जान ले भी किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो झेलते थे। अर्थात
14वीं सदी में यात्रा करना कठिन कार्य था, क्यों था, उन बातों को जान ले। शुरू में कौन चला था? शुरू में इब्न बतूता अकेला ही घर से चला था, यह सोच के चला था मैं तो अकेला ही चलूंगा, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और पूरा कारवां है वो बन गया। तो जब ये यात्रा करते थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यात्रा के दौरान लुटेरों की। लुटेरे लोग हैं वो इन यात्रियों को लूट लेते थे और अगर कोई आनाकानी करता उसको वो सल्टा भी देते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी इन जो फेस करते हैं ये यात्री, उन्हें घर की याद सताती है, घर की याद सताती है और रास्ते में अगर बीमार पड़ जाएं तो उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। इसने रियला के अंदर एक बात लिखी है कि जब मैं बीमार पड़ गया और आगे एक शहर के अंदर उतरे तो वहां देखा कि उस जलयान से जो भी उतर रहे थे उन सबको स्वागत करने के लिए उनके परिवार के लोग हैं वो वहां आ रहे थे, लेकिन मुझे संभालने वाला वहां कोई नहीं आया क्योंकि मैं तो सबके लिए अपरिचित था। तो अपने आप को उस पूरी भीड़ के अंदर मैं एकांत है वो महसूस कर रहा था। और क्या उस टाइम किसी ने ये बात है वो मेरे चेहरा देखकर भांप ली थी, तो उसने मेरा स्वागत किया कि साहब स्वागत है आपका हमारे शहर में। क्या थोड़ी सी फीलिंग हुई, यानी अपने घर की याद आई, विकास मेरे घर वाले यहां पर होते तो कितनी आओ भगत है वो मेरी होती। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं वो यात्री लोग यात्रा के दौरान झेलते थे। तो लुटेरों से बचने के लिए फिर वो क्या करते थे, वो कारवां में चलते थे, ग्रुप में चलते थे भैया, ताकि ग्रुप में तो लुटेरों को संभाला जा सकता है। और उसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि जब मैं मुल्तान से दिल्ली जा रहा था, मुल्तान से दिल्ली की यात्रा कर रहा था, तो हमारे ऊपर भी लुटेरों ने हमला है वो किया था। बहुत से मेरे साथी है वो मार दिए गए और मैं उन कुछ एक यात्रियों में से इकलौता मैं भी था उन यात्रियों में जो कि बच गया। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। और ये यात्री इसलिए अपने साथ हथियार लेकर हैं वो घूमते हैं, चलते हैं साथ में। जब ये जलयान के अंदर एक पिक्चर आपने देखी होगी, इनके हाथों में हथियार दिखा रखे हैं, तो शायद ये उन्हीं लुटेरों से बचने के लिए इनका इस्तेमाल करते होंगे। और ये सीन दिखा रखा है मुल्तान से दिल्ली के बीच के अंदर जब उनके ऊपर हमला हुआ था, उसका एक दृश्य भी आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई बात साहब। अब बात करते हैं इब्न बतूता जब यात्रा कर रहा था भारतीय उपमहाद्वीप में, तो अलग अलग जगह के बीच में उसको कितना टाइम लगा था उसके बारे में भी उसने बताया था। ये वो एरिया है, ये सिंध से ये मुल्तान और होते हुए दिल्ली, जो आज दिल्ली है उसको दिल्ली कहा जाता था उस टाइम। इसी शब्द का मोस्टली यात्री है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसने कहा ये है यहाँ मुल्तान, कि मुल्तान से दिल्ली आने के लिए टाइम लगता था उस टाइम 40 दिन, क्योंकि इसको खुद को 40 दिन टाइम लगा था अभी। और इसने कहा अगर सिंध से दिल्ली आना था तो उस टाइम लगता था 50 दिन का टाइम। इसी प्रकार इधर नीचे दौलताबाद है महाराष्ट्र के अंदर, तो दौलताबाद से दिल्ली आने के अंदर 40 दिन लगते थे। और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, कि ग्वालियर से दिल्ली आने में टाइम लगता था 10 दिन। तो थोड़ा सा इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा भी, मुल्तान से दिल्ली 40 दिन, सिंध से दिल्ली 50 दिन, दौलताबाद से दिल्ली 40 दिन और ग्वालियर से दिल्ली आने में 10 दिन का टाइम लगता था। और इब्न बतूता ने जब अपनी किताब लिखी रिहला, उसके अंदर कुछ बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो भी डाली। और वो कौन सी, उसने अपनी यात्रा के दौरान जो भी अपरिचित चीज देखी, जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उन चीजों को उसने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा है। क्योंकि उसको ये इस बात का एहसास था, इल्म था कि अगर मैं ऐसी बातें अगर लिखूंगा तो लोग वास्तव में जागरूक होंगे और नई चीजों से उनका परिचय होगा और बड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे मेरे इस यात्रा वृतांत को पढ़ने में। तो इसी कड़ी में 2 भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख जो उपज है उनका जिक्र इसने अपनी किताब के अंदर किया है, जिसमें एक है नारियल और दूसरा है पान का पत्ता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है। नारियल और पान भी इब्न बतूता ने कौन सी 2 वानस्पतिक चीजें हैं वो भारत के अंदर ऐसी देखी जिनके बारे में वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ था। तो एक नारियल और दूसरा पान।
नारियल के बारे में तो उसने लिखा था कि भैया नारियल को जब मैंने देखा, उसके पेड़ को देखा, तब तो ऐसा लगा भी ये खजूर का पेड़ ही है, क्योंकि अफ्रीका में खजूर थे तो इसने खजूर से तो वो परिचित था। लेकिन इसने देखा भैया ये तो मनुष्य के सर की तरह है, बड़ा ही बाहर से बहुत ही हार्ड है, और जैसे इंसान के ऊपर बाल होते हैं सर के, वैसे ही इसके नारियल के ऊपर जटाएं होती है। उन जटाओं से भी वो लोग हैं वो रस्सियां बना लेते हैं, और इस खोपड़ी को तोड़ लें, इसको इसके बाहरी खोल को तोड़ें तो एक बहुत ही मुलायम गिरी है वो इसके अंदर से निकलती है। इस प्रकार से उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है। दूसरा इसने कहा कि पान का जो प्लांट है वो अंगूर की तरह ही है, उसके अंदर कोई फ्रूट नहीं खाया जाता, उसका जो पत्ता है उसका इस्तेमाल भारतीय लोग करते हैं, और वो भी अकेला पत्ता नहीं बल्कि उसके अंदर है वो क्या मिलाकर खाते हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, भी इसके साथ सुपारी मिलाकर है इसके अंदर डाल के और फिर इसको खाते हैं। तो इन दोनों का जिक्र उसने किया है, एक नारियल है और दूसरा पान। इसी कड़ी में बात करें अब उसने और हमें क्या क्या बताया। अब बात करें इब्न बतूता ने जो शहरों के बारे में क्या बताया। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शहरों के बारे में कुछ बातें लिखी। एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं भी इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन है, वृतांत है, वो किस प्रकार से बताया गया। तो ये जब भारत आया था तो भारत के बाजार, जो शहर के जो बाजार थे, उन बाजारों में इसने घुमाई भी की थी, और इसने ये बताया भी यहाँ के जो शहर है ये घनी आबादी वाले हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, यानी भीड़ भाड़ वाले हैं, और सड़कें हैं वो बड़ी चमक दमक वाली है यहाँ की उसने देखी। और ये भी देखा भी बाजार है वो भी रंग बिरंगे और सुंदर दिखाई देते हैं, और बाजार के अंदर हर प्रकार की चीजें हैं वो वहां पर मिल जाती थी। और एक प्यारी बात उसने ये कही कि इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बहुत ही बड़ा शहर बताया था। तो 14वीं शताब्दी की अगर हम सदी की बात करें तो इब्न बतूता ने किस शहर को सबसे बड़ा बताया था? दिल्ली को बताया था भी ये भारत का सबसे बड़ा शहर था। और साथ में उसने एक बात ये भी कही थी कि ठीक है दिल्ली बहुत बड़ा शहर था, लेकिन क्या महाराष्ट्र का दौलताबाद है ये भी दिल्ली से कम नहीं था। ये दौलताबाद वही है, पहले देवगिरी था, बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी है वो यहां स्थापित कर दी थी, दौलताबाद। ये भी आप अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ोगे तो वहां जानोगे भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदल ली थी दौलताबाद। क्या यार देश के बीच से मैं आ जाता हूं ताकि चारों तरफ से संभालना है वो आसान हो जाए, बस ऐसी मूर्खता उसने की थी उस टाइम। तो ये दोनों बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं भारत के शहरों के बारे में। और इसने यहाँ बाजारों के अंदर क्या क्या देखा, चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसने ये भी बताया कि जो बाजार है ना यहाँ के, ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। सामाजिक यानी लोग जब बाजार में आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, आर्थिक यानी लेन देन व्यापार के लिए ये होता ही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर और मस्जिद है ये भी उसने यहाँ पर देखे। बाजार में मंदिर और मस्जिद है वो भी उसको देखने को मिली। और दौलताबाद के अंदर उसने ये बात बताई भी पुरुष और महिला गायकों के लिए भी एक अलग से बाजार था जिसे ताराबाद कहते हैं। तो ताराबाद दौलताबाद में पुरुष और महिला जो गायक जो सिंगर थे उनके लिए भी अलग से बाजार था जिसका नाम दिया गया था ताराबाद। इस प्रकार भारतीय शहरों के अंदर जो डांसर थे, म्यूजिशियन थे, जो गायक थे, उनके लिए विशेष स्थान है वो निर्धारित होते थे। ये बातें यहां से पता चलती है। और शहर के लोग फिर चीजें कहां से प्राप्त करते थे? सीधी सी बात है, गांवों से प्राप्त करते थे भी। गांव से ही वो चीजें हैं उनको उपलब्ध हो जाती थी। और क्योंकि उसने कहा भी वहां की जमीन काफी उपजाऊ थी, किसान हैं वो दो दो फसलें ले लेते थे, तो उससे जो अतिरिक्त जो चीजें थी वो शहरों में बिकने के लिए आ जाती थी। और जो भारतीय माल जो भी यहाँ तैयार होता था उसकी मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत बड़ी डिमांड होती थी। विशेषकर जो सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी और जो साटन है, इनकी बड़े ही अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मांग रहती थी। और इसी के अंदर उसने ये बताया जो महीन मलमल है ये काफी महंगा पड़ता था, इसलिए जो धनी लोग थे, जो धनवान लोग हैं, वो ही इसको खरीदते थे और इसको
पहनते थे। तो यहां अब आपको यह क्लियर हो गया भी इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के अंदर जब गया तो वहां की बाजार, वहां के व्यापार, उसके बारे में हमें क्या क्या बताया, और कौन सी किताब, रिहला किताब से ये सारी चीजें हैं वो ली गई है। अब एक चीज और आपने देखी होगी, कई बार ऐसा प्रश्न भी आ सकता है भी पर्टिकुलर किसी एक शहर का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाए भी इब्न बतूता के अनुसार वहां की विशेषताएं बताएं, तो इसको लेकर हमारे सिलेबस में दिल्ली शहर है भाई। तो अब हम दिल्ली शहर की प्रमुख बातें, ये इमेज आपने, ये सोर्स आपने देखा होगा, दिल्ली जिसका नाम उसने दिया है दिल्ली। तो उसने बताया ये अगर आप पूरी पोस्ट आप पढ़ेंगे भी, ये दिल्ली अधिक जनसंख्या वाला शहर था और इस शहर के चारों ओर ये एक बहुत ही मोटी दीवार थी और इसकी मोटाई थी 11 हाथ। 11 हाथ का मतलब ऐसे समझ लीजिए भी लगभग 20-22 फीट चौड़ी जो दीवार है वो पूरे शहर, दिल्ली शहर के चारों ओर बनी हुई थी। और इस दीवार के भीतर जो रात्रि को पहरा देने वाले और जो द्वारपाल होते थे उनके कमरे इनके अंदर बने हुए थे। और इस दीवार के भीतर भंडार कक्ष है वो भी बने हुए थे, जिसमें खाद्यान्न का सामान, हथियार, बारूद, जो भी जरूरी चीजें जो एक सेना को चाहिए उसके सारे भंडार भी इसमें मिलते थे। और इस दीवार के बीच बीच के अंदर बहुत सी खिड़कियां बनी हुई थी और उन खिड़कियों से ही प्रकाश है वो अंदर आता था। इस दीवार का जो निचला हिस्सा है ये पत्थरों से बना हुआ है और ऊपर का जो हिस्सा है ये ईंटों से बना हुआ है। और इस पूरी दीवार जो पूरे शहर को घेरकर बनाई गई है, इसमें टोटल 28 गेट, द्वार है वो देखने को मिलते हैं और जिन्हें कहा जाता है दरवाजा। भी गेट दरवाजा कह लीजिए, द्वार कह लीजिए, हम ये दरवाजा शब्द यूज करते हैं। तो 28 गेट हैं वो इस शहर के चारों तरफ से थे, जिसके माध्यम से इस शहर के अंदर एंट्री की जा सकती थी। इन विशेषताओं के साथ साथ एक विशेषता यह है भी सबसे बड़ा जो दरवाजा था वो बदायूं का दरवाजा था। ये इसकी 8वीं खासियत नंबर लगा के बताई है ताकि आपको कल को याद रखना आसान हो जाए। तो बदायूं का दरवाजा है वो सबसे बड़ा था। और जो मांडवी दरवाजा है उसके भीतर एक अनाज मंडी, लो जी सब्जी मंडी, अनाज मंडी भी अंदर ही बनी हुई थी। और जो गुल दरवाजा है, गुल दरवाजे की बगल के अंदर एक फूलों का बगीचा है, वो भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। दिल्ली की बात कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर कब्रगाह है वो भी देखने को मिली है। और कब्रगाह के ऊपर, कब्रों के ऊपर है वो या तो गुंबद बनी हुई होती थी या फिर मेहराब। गुंबद इस प्रकार से उल्टी जो कटोरी है उस जैसी आकृति हो गई सीधी। मेहराब यानी पिलर बनाकर फिर ये बनाए जाते थे, छतरी जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं। तो ये मेहराब या गुंबद है वो उन कब्र के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का दिल्ली शहर का वर्णन है वो इब्न बतूता ने अपनी किताब रिहला के अंदर किया है। तो इस प्रकार से अगर ये प्रश्न आ जाए भी दिल्ली शहर का वर्णन कीजिए, तो आप इस प्रकार से 11-12 नंबरिंग लगाकर पॉइंट है वो लिख सकते हो, तो आपका उत्तर बहुत ही शानदार है वो हो जाएगा। चलिए साहब, अब बात करें दूसरा महत्वपूर्ण और बड़े वाले प्रश्नों की बात करें तो भारतीय संचार प्रणाली को समझेंगे। अब अभी हमने भारतीय शहरों के बारे में जाना जो इब्न बतूता ने हमें बताया। अब बहुत ही शानदार टॉपिक है भारतीय संचार प्रणाली। उसके बाद में एक टॉपिक और बचता है। भारतीय संचार प्रणाली है वो उस टाइम बहुत ही उन्नत बताई गई और इसने कहा 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक तो थी अश्व डाक व्यवस्था जिसको उलूक कहा जाता है, उलूक, और एक थी पैदल डाक व्यवस्था जिसको कहा जाता है दावा। तो ये 2 नाम तो पहले ये ध्यान रखो भी, आपको डाक पहुंचानी है, कोई लेटर पहुंचाना है या छोटा कोई सामान के जो पैकेट हैं, कोई सब्जी है, कोई फ्रूट है, कोई चीजें पहुंचानी है, तो उसके लिए 2 व्यवस्था थी, घोड़ों की सहायता से और पैदल चलने वालों की सहायता से। अश्व वालों को उलूक कहा जाता है और पैदल चलने वाली डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। अच्छे से पहले इन दोनों शब्दों को आप समझ लीजिएगा। अब इसके अंदर सिस्टम क्या था? अश्व डाक व्यवस्था, इसके अंदर था भी, इसमें सरकारी घोड़े होते थे चलाने वाले,
और उनको उलूक कहा जाता था। एक जगह से दूसरी जगह पर चलते थे ये, और हर 4 मील के ऊपर दूसरा घोड़ा है वो मिल जाता था। तो यहां पर आप सामान पहुंचा दिया, ये 4 मील चल के दूसरे को पहुंचा देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, जिस दूरी तक सामान पहुंचाना है तो फास्टली ये दूरी तय कर ली जाती थी ताकि आसानी से सूचना है वो पहुंच जाए। दूसरी जो पैदल डाक व्यवस्था है, इसके अंदर क्या था, हर 1 मील के ऊपर, 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर होता है भाई, तो 1 मील के ऊपर 3 बंदे सेट होते थे। 1/3 यानी ऐसे समझ लो, हर आधे किलोमीटर पर एक तेज चलने वाला आदमी है वो नियुक्त किया जाता था। आधे किलोमीटर ये दौड़ के इसको डाक पहुंचा देता, ये इसको पहुंचा देता, ठीक है। फिर हर 3 मील के बाद में जो बड़ा गांव आता था, उस बड़े गांव के 3 ओर पर ये दावों की व्यवस्था होती थी। क्या पता डाक लेने वाला किस रास्ते से, जो रास्ता बना हुआ है भी इस रास्ते से आ रहा है, इससे आ रहा है कि इससे आ रहा है, तो इस हिसाब से तीनों और लोग हैं वो बैठे हुए होते थे इस डाक व्यवस्था से जो जुड़े हुए हैं। फिर ये यहां आ जाते, जिसके सीध में भी आता और वो डाक लेके, यही क्रम है वो आगे चलता रहता था और जल्दी से डाक है वो पहुंचा दी जाती थी। और एक चीज अच्छे से जान लीजिएगा, यहां पर पैदल जो डाक व्यवस्था है उसकी सहायता से कोई भी सूचना, कोई माल है वो जल्दी पहुंचाया जाता था। अश्व डाक व्यवस्था की तुलना में पैदल डाक व्यवस्था जल्दी सूचना पहुंचाती थी। इसमें एक हाथ में व्यक्ति अपनी डाक या जो भी चीज होती उसको लेकर दौड़ता और दूसरे हाथ में एक लकड़ी होती थी जिस पर घंटी, और जब भागता तो वो घंटी आवाज करती थी ताकि अगले आधे किलोमीटर के ऊपर जो दूसरा दावा बैठा है ताकि उसको पहले ही आवाज सुन जाए और वो पहले ही रेडी हो जाए। जैसे आप वो दौड़ प्रतियोगिता होती है उसी तरीके से। तो इस प्रकार से ये समझ गए भी ये अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था है वो वहां पर चलती थी। इस एक चीज और यहां समझ ले, जो पैदल डाक व्यवस्था है उससे ज्यादातर फलों की बात करें तो खुरासान के फलों का परिवहन है वो ज्यादा इसी से होता था, क्योंकि लोगों को ये खुरासान जो फल है वो काफी पसंद थे, तो ये डाक के माध्यम से ही इधर उधर है वो भेजे जाते थे। इस पूरी व्यवस्था को देखकर इब्न बतूता बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, यार बहुत ही गजब की व्यवस्था है यहां पर। तो क्यों कहा उसने इसे गजब की आश्चर्यजनक व्यवस्था? प्रश्न तो हमारे एग्जाम में इसी प्रकार के आएंगे। तो इससे क्या था, व्यापारियों के लिए कम समय में लंबी दूरी तक सूचना भेजना और वस्तु का मूल्य भेजना संभव हुआ। अभी कोई चीज मंगवाई थी उसका पेमेंट भी तो पहुंचानी है, जल्दी पहुंचानी है, तो पैदल डाक व्यवस्था, और ठीक है एक आधा दिन इधर उधर हो जाए तो अश्व डाक व्यवस्था का इस्तेमाल है वो कर लिया जाता था। दूसरा है, इस डाक प्रणाली से गुप्तचरों की जो सूचना है वो भी राजा तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाती थी, क्योंकि अगर पैदल डाक की बात करें तो ये बहुत ही फास्ट दौड़ने वाले लोग होते थे। और इब्न बतूता कहता है कि जब मैंने यात्रा की थी सिंध से दिल्ली के बीच तो मुझे तो टाइम लगा था 50 दिन, लेकिन इनकी जो ये पैदल डाक व्यवस्था है कमबख्त ये 5 ही दिन में सूचना है वो पहुंचा देते थे। तो इतनी फास्ट गति से उस टाइम 14वीं सदी की बात हो रही है, ये सूचनाएं हैं वो पहुंचा देते थे। तो इन चीजों को देखकर ही तो उसको आश्चर्य हुआ भी कितनी जबरदस्त व्यवस्था है वो भारतीय उपमहाद्वीप में है। और साथ में ही वहां का जो सुल्तान था व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वो उनके लिए विशेष उपाय करता था, और जो भी व्यापार के जो मार्ग होते थे, व्यापारी इधर उधर जाते आते थे तो उनके लिए रास्ते में रुकने के लिए धर्मशाला और विश्राम गृह है वो भी बनाए जाते थे, ताकि यात्री जो व्यापारी है उनको व्यापार करने में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं वो देखने को न मिले। चलिए भाई, इब्न बतूता ने बता दिया उस टाइम की डाक व्यवस्था के बारे में। अब बात करते हैं, अंतिम बिंदु है थ्योरी का, और उस टाइम की दास प्रथा के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक, तीनों ही टॉपिक, शहर वाला और संचार व्यवस्था और दास व्यवस्था, तीनों से लगभग एक प्रश्न तो बोर्ड परीक्षा में पक्का है। तो इब्न बतूता ने उस टाइम की दास प्रथा के बारे में क्या बताया? हालांकि इसने कुछ सती प्रथा के बारे में भी अपनी किताब में लिखा है, लेकिन वो चीजें अपनी सिलेबस के अंदर यहां नहीं है,
वो सती प्रथा के बारे में हम फ्रांसवा बर्नियर जो है उसने क्या कहा वो चीजें पढ़ेंगे। तो दास प्रथा को लेकर इसने क्या कहा, इसने कहा भैया बाजार में जैसे सामान बिकता है ना, कि मैंने ये देखा कि यहां पर ये लोग हैं वो बेचे और खरीदे जाते हैं, या तो भेंट के लिए और या फिर किसी काम के लिए। तो बाजार, भारत के बाजारों में दास, गुलाम भी उसी प्रकार बेचे जाते हैं, या भेंट गिफ्ट करने के लिए भी देखिएगा भी गुलाम खरीदे जाते थे। ये आम थी, खुले आम चलता था, कोई इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं था। और इनसे घरेलू काम करवाए जाते थे, जैसे बड़े लोग हैं पालकी वगैरह उठाने के लिए इनको रखते थे। और जो दासियां महिलाएं हैं वो भी होती थी, और जो महिला अगर दासी के रूप में होती थी उसको कीमत कम मिलती थी। तो यानी यहां समानता का सिद्धांत नहीं था, काम के बदले में दास को कीमत थोड़ी ज्यादा मिल जाती थी और दासियों को वो कम कीमत वो मिलती थी। ज्यादातर जो महिलाएं जो दासियां होती थी वो संगीत और गायन में निपुण होती थी, और मनोरंजन के उद्देश्य से उनको ज्यादा वो रखा जाता था, ताकि राजा के दरबार में जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो उस टाइम वो अपनी कला का प्रदर्शन करके सबको खुश रखती थी। और कई बार ये भी देखने को मिला है भी सुल्तान अपने अमीरों के ऊपर भी नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त कर देता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। वो दासियां हैं वो आकर वहां की बातें हैं वो सुल्तान को यानी राजा को बता देती थी, और इन दासियों को आने के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। आई चुपचाप अपनी राजा को बात बताई अपने उस हिसाब से और चली जाती थी। तो जो संगीत गायन में निपुण थी उनको उस काम के लिए रख लिया जाता, जो ज्यादा चतर चलाक होती थी उनको फिर गुप्तचरों के रूप में यूज किया जाता था। तो गुप्तचर दास व्यवस्था इसको आप समझ लीजिएगा। तो महिला सफाई कर्मचारी है वो बिना बताए घर में आकर सुल्तान को जानकारी वो दे सकती थी। तो देखते चलिए क्या क्या सिस्टम चलता था उस टाइम। और अधिकतर दासियां जो वो या तो किसी पर हमला करके या विभिन्न सैन्य अभियान जो भेजे जाते थे वहां से जबरदस्ती वो महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनको गुलाम वो बना लिया जाता था। और राजा के अलावा जो परिवार दास दासियों का खर्चा उठाने में समर्थ होते थे तो एक दो दास दासियां तो वो लोग भी अमीर लोग वो भी रख लेते थे। तो ये दास प्रथा वो इब्न बतूता ने यहां देखी, तो उसको एहसास हो गया था भी यहां पर ये चीजें जब दास वगैरह किसी को भेंट में भी दिए जाते हैं तो अगला खुश हो जाता है। तो जब ये भारत आया इब्न बतूता, बहुत ही प्यारा प्रश्न, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट देने के लिए घोड़े खरीदे, ऊंट और दास खरीदे। तो बहुत प्यारा प्रश्न बन गया ना भी मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता जब पहली बार मिला तो उसने गिफ्ट में क्या दिया, घोड़ा दिया, ऊंट दिया और दास, ये तीन चीजें वो उपहार के अंदर दी। और जब यही इब्न बतूता मुल्तान गया था तो उस टाइम मुल्तान का जो गवर्नर था उसको उसने किशमिश और बादाम, ड्राई फ्रूट दिए भाई, किशमिश और बादाम, और एक दास और एक जो घोड़ा वो दिया। घोड़ा और एक दास, किशमिश और बादाम उसने मुल्तान के गवर्नर को दिया। घोड़ा, ऊंट और दास ये किसको दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को दिया। और साथ में उसने दरबार में ऐसे और भी दृश्य देखे थे इब्न बतूता ने। उसने देखा एक बार मोहम्मद बिन तुगलक वो नसीरुद्दीन को सुन रहे थे, उनके उपदेश को सुन रहे थे। तो वो उसको सुनकर इतने खुश हुए कि नसीरुद्दीन को उसने 1,00,000 टका उस टाइम की मुद्रा होती थी और 200 दास उपहार के अंदर वो उसको दे दिए। तो इन चीजों से उसने कहा भी 14वीं सदी के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप में ये दास प्रथा का सिस्टम वो चलता था। और देखिए उसने खुद भी इसका अनुसरण उस टाइम किया, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। तो इस प्रकार से आज आपने जाना भी 14वीं सदी में जब इब्न बतूता आया तो उसने यहां पर भारतीय समाज और संस्कृति के संबंध में क्या क्या चीजें वो देखी थी, उनको हमने यहां अच्छे से समझा है। चलिए अब चलते चलते बात करें आपके प्रश्न की। और अब आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपका प्रश्न। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के और इस प्रश्न का उत्तर वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलिएगा फिर मिलेंगे
अगली वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।